नमस्कार, स्वागत है आपका लोकसभा टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम लोकमंच। लोकमंच में हम बात करेंगे अभिभाषण पर चर्चा की। महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के संयुक्त संसद में दिए गए भाषण पर हम चर्चा करेंगे, उसके विभिन्न पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा इन दोनों लोकसभा में हो रही है। सोमवार और मंगलवार देर रात्रि तक सदस्यों ने बैठकर, पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने बैठकर लंबी चर्चा की, अपनी अपनी बात सदन में रखी। इन बातों के, इस चर्चा के अपने अलग अलग पहलू हैं, उन्हीं को हम समझने की कोशिश करेंगे अपने इस खास कार्यक्रम में। भाजपा सांसद सुशील कुमार सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। सुशील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लोकसभा टीवी पर। सुशील जी, अगर देखा जाए सोमवार और मंगलवार जो राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जो चर्चा शुरू हुई, काफ़ी देर तक रात में चर्चा चल रही है। और चाहे पक्ष की बात मैं करूं या विपक्ष की बात मैं करूं, तो दोनों ही ओर से इस चर्चा में जिस तरह से भाग लिया जा रहा है वो ये दिखा रहा है कि भले 3-4 दिन सदन ना चल पाया हो, लेकिन अब जब सदन शुरू हुआ है तो दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बात खूब जम के रख रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इस चर्चा को? मैं इसको बहुत सकारात्मक तरीके से देख रहा हूँ, और क्योंकि लोकसभा सबसे बड़ा मंच है चर्चा का। चुने हुए प्रतिनिधि जनता की बात लोकसभा के माध्यम से सरकार और देश तक पहुंचाते हैं। मैं शुरू करता हूं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के महत्व से जी, उसकी सार्थकता से, उसके समय की ऐतिहासिकता से। हर सत्र में और बार बार राष्ट्रपति जी का अभिभाषण नहीं होता। ये संयुक्त सत्र और इस शताब्दी का पहला सत्र, तो समय भी ऐतिहासिक था। और साल की शुरुआत में राष्ट्रपति जी का अभिभाषण, लेकिन जिस प्रकार से कुछ विपक्ष के लोगों ने, विपक्ष के दलों ने इसका बहिष्कार किया, ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है और इससे देश के अंदर, देश की जनता के अंदर एक अच्छा संदेश नहीं गया जी। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण सरकार के वर्तमान की योजनाएं और भविष्य की सोच का एक दर्पण होता है। उसको सुनने के बाद पूरी चर्चा करके, जिस तरह से सरकार ने और लोकसभा अध्यक्ष जी ने, माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने चर्चा कराई, 12 बजे रात तक सदन बैठा। जिनको जो कहना था, पूरे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी और लोगों ने अपनी अपनी बात को अपने अपने ढंग से रखा। यही बात सरकार पहले चाहती थी, अध्यक्ष जी चाहते थे। कई बार की बैठकें हुई, लेकिन आए दिन सदन को नहीं चलने देना, सदन में व्यवधान पैदा करना, और सदन इसके लिए नहीं है कि उसमें व्यवधान पैदा किया जाए, उसको नहीं चलने दिया जाए। जी, चलिए। सदन जनता की बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए है, और सरकार से ज़्यादा विपक्ष का धर्म होता है सदन का चलाना। जी, क्योंकि विपक्ष अपने तथ्यों से, अपनी बातों से, अपने लॉजिक से, अपने तर्कों से धारदार तरीके से सरकार पर हमला कर सकता है, सरकार को घेर सकता है। जी, ये मौका मुझे लगता है कि विपक्ष ने गंवाया। जी। चलिए, अच्छी बात यह है कि राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण है, उसके धन्यवाद प्रस्ताव पे जो चर्चा हुई वो राज्यसभा में पूरी हो चुकी है और लोकसभा में जारी है। बुधवार को भी हमें इस पे अच्छी चर्चा देखने को मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी वक्तव्य सुनने को मिलेगा हमको। इस तरह के संकेत हैं, लेकिन तमाम पहलू इस चर्चा के निकल के आ रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी पवन शर्मा जी जुड़े हुए हैं। पवन जी, स्वागत है आपका। आप मुझे जानकारी देते हुए बताएं कि जो 2 दिन चर्चा अभी अभिभाषण पे चली है, महामहिम के अभिभाषण पे जो चर्चा चली है सोमवार को मंगलवार को, उसका सार क्या है और क्या इसका एक संकेत निकलता है? बड़ा साफ सा है कि महामहिम राष्ट्रपति का जो अभिभाषण हुआ है, उस पर जो धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जो हो रही है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा दलों को और ज़्यादा से ज़्यादा सांसदों को मौका दिया जाए, और ऐसा हो भी रहा है। माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं, उन्होंने बराबर मौका दे रहे हैं। हमने देखा, बड़ा ऐतिहासिक है मनोज जी ये कि कल रात 1 बजे तक कार्रवाई चली है। मैं आपको बताऊं कि कुल 91 जो सांसद
हैं उन्होंने कल लोकसभा में अपनी बात रखी है। उसमें से 46 सांसद ऐसे हैं जिन्होंने वक्तव्य दिया है और 45 ऐसे सांसद हैं जिन्होंने अपना लिखित भाषण जो है वो सभा के पटल पर रखा है, पर ये सभा की कार्रवाई में रिकॉर्ड हो गया है। तो हम देख सकते हैं कि 46 सांसदों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। अलग अलग जो पार्टियों के लोग हैं उन्होंने अपना पार्टी स्टैंड रखा है और सरकार की तरफ से जो है रात में 11:30 बजे के बाद जो है कृषि राज्य मंत्री हैं कैलाश चौधरी, उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने बिल्कुल दावा किया है मनोज जी इसमें कि कृषि कानूनों में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है जिससे किसानों की ज़मीन जाती है। उन्होंने ये तक कहा है कि अगर 1 इंच ज़मीन भी किसी किसान की गई तो वो राजनीति छोड़ देंगे, संन्यास ले लेंगे राजनीति से। ऐसा उन्होंने सदन में कहा है। तो सदन में कहने की अपनी गरिमा रहती है मनोज जी। तो सरकार की तरफ से लगातार आश्वासन दिया जा रहा है और बाकी जो विरोधी दल के लोगों हैं उन्होंने भी जैसे ओवैसी हैं उन्होंने कहा कि जो आंदोलन का अधिकार है लोगों को, शिरोमणि अकाली दल की जो हरसिमरत कौर है उनकी तरफ से कहा गया कि शांतिपूर्ण आंदोलन किसान कर रहे हैं, परंतु सरकार के साथ टकराव बढ़ रहा है। तो क्योंकि वो पार्टी स्टैंड सभी को रखना होता है तो वो अपनी बातें रख रहे हैं मनोज जी लगातार, और आज भी ये चर्चा जारी रहेगी। संभावना ये है कि आज जो है इस जो चर्चा पूरी हो जाएगी इस दस्तों की तो प्रधानमंत्री संभवतः इसका जवाब भी देंगे। जी मनोज जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, इस चर्चा में खासतौर पे देखा जाए जो राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पे धन्यवाद प्रस्ताव पे चर्चा हो रही है उसका पूरा फोकस किसानों के मुद्दे पे केंद्रित हो गया है, जबकि अगर राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का हम को देखें हम तो उसमें तमाम बातें और भी देखने को मिलती हैं। भारत कैसे आत्मनिर्भर बन रहा है, भारत ने कैसे कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी, कैसे 2 वैक्सीन का निर्माण 1 साल के भीतर हो गया, कैसे महिलाओं के लिए सरकार कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। ऐसी तमाम बातें हमें देखने को मिली राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में, लेकिन पूरा खेल हमको, पूरे वक्तव्य हमको किसानों पे ही देखने को मिल रहा है। इसकी वजह क्या है? बिल्कुल साफ है, क्योंकि किसान अभी भी आंदोलनरत हैं और विपक्षी पार्टियां जो कि किसानों के साथ हैं तो वो संसद में उनकी आवाज़ को उठा रही हैं। लेकिन जो सरकार की तरफ से या जो सहयोगी दलों की तरफ से जो भी सांसद जो हैं अपनी बात रख रहे हैं उसमें इस बात का जिक्र है मनोज जी, और सभी लोग कह रहे हैं कि कोरोना के दौरान और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में अभूतपूर्व कार्य हुआ है कोरोना काल में। पिछले वर्ष मार्च में जो है कोरोना काल के कारण लॉकडाउन लग गया था, उसके बाद पूरा देश जैसे आगे बढ़ा है, जिस तरह की प्रगति हुई है, और जैसे कि बजट में भी ये जो और हमारा आर्थिक सर्वेक्षण है उसमें भी कहा गया है कि रफ्तार आएगी जो विकास की गति है देश में, हमारी जीडीपी बढ़ने वाली है, वो पॉजिटिव आने वाली है। तो ये सारी तमाम चीज़ें जो हैं सांसद रख रहे हैं अपनी बात को, परंतु हम जैसा जानते हैं कि विपक्ष की तरफ से जो कृषि कानूनों को लेकर जो विरोध हो रहा है उसका जिक्र ज़्यादा हो रहा है, उसका ज़्यादा जिक्र हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं पीछे की जो राजनीति है, सदन के बाहर की जो राजनीति है वो भी अपना असर कहीं चर्चा में दिखाती है। मनोज जी, मैं जहां तक आज की लोकसभा में भी आज और अहम मुद्दे रखे जाने वाले हैं, क्योंकि राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा तो होनी है। इसके अलावा हम जैसा जानते हैं कि जो मंत्री हैं वो अपना वक्तव्य रखते हैं। इसके अलावा जो है एक बिल, महत्वपूर्ण बिल जो है राज्यसभा में कल पारित हुआ है मनोज जी, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र विधि विशेष उपबंध दूसरा संशोधन विधेयक 2021 ये पारित हुआ है। दिल्ली में 1.65 करोड़ जो जनता है उनको मालिकाना हक मिलेगा उनको घरों का, जो कि अभी नहीं मिल रहा है, और दिल्ली से संबंधित ये महत्वपूर्ण विधेयक राज्यसभा से पारित हुआ। इसकी सूचना जो है सेक्रेटरी जनरल उत्पल कुमार सिंह जी हैं वो आज लोकसभा में देंगे। इसके बाद जो है खाद्य उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जो कमेटी है, संसदीय स्थायी समिति है, उसके अध्यक्ष हैं सुदीप बंदोपाध्याय टीएमसी के, वो अपना प्रतिवेदन रखेंगे। पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस संबंधी जो समिति है उसके अध्यक्ष रमेश विधुड़ी हैं, वो भी अपना प्रतिवेदन रखेंगे। वाणिज्य संबंधी जो स्थायी समिति है उसके मंगुंडा श्री निवासनु रेड्डी हैं उसके अध्यक्ष, वो भी अपनी प्रतिवेदन रखेंगे। और मंत्रियों द्वारा जो वक्तव्य रहता है उसमें प्रहलाद जोशी संसदीय कार्य मंत्री जो हैं वो अपना वक्तव्य रखेंगे, क्योंकि वो कोयला और इस्पात मंत्रालय उसका भी कार्यभार उनके पास है, तो उससे संबंधित वो अपना वक्तव्य देंगे। ये कार्रवाई रहने वाली है, और उसके बाद जो है राष्ट्रपति अभिभाषण पर आगे चर्चा होगी। मनोज जी, ये भी विशेष चीज, खास बात ये भी है क्योंकि ये बजट सत्र है, बजट पेश हो चुका है, उसके ऊपर भी चर्चा होनी है।
तो उसके ऊपर भी चर्चा की शुरुआत लिस्टेड है आज की कार्यसूची में। और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि उस बजट पे जो चर्चा होगी, विपक्ष जो है पहले प्रधानमंत्री को सुनना चाहता है, उसके बाद विपक्ष की तरफ से बजट पर जो है राहुल गांधी जो हैं विपक्ष के नेता जो हैं वो भी अपनी बात रखेंगे बजट पर। ऐसा बातें सामने आ रही हैं। मनोज जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी आपका। सुशील जी, आपने सुना, मैंने सुना मीनाक्षी लेखी जी ने अपने अभिभाषण में कोरोना का खास तौर से जिक्र किया। उन्होंने इस बात को उठाया कि सदन में अच्छा होता कि विपक्ष की ओर से इस बात पे भी अधिक चर्चा होती कि कोरोना को लेकर इस देश के वैज्ञानिकों ने कितना बड़ा काम किया है, इस देश के डॉक्टर्स ने कितना बड़ा काम किया है। कुछ विपक्षी दलों ने इसकी चर्चा की, लेकिन आमतौर पर पूरा फोकस जो देखने पर मिला वो किसानों पर मिला। इसके पीछे वजह किसान आंदोलन एक वजह है, लेकिन आप और वजह क्या देखते हैं? ये सही कहा आपने कि अभिभाषण पे, धन्यवाद प्रस्ताव पे जो चर्चा होनी चाहिए थी, विशेषकर कोरोना काल में भारत ने जिस प्रकार से दुनिया का नेतृत्व किया और दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन की अब का अभियान भारत में चल रहा है। दो वैक्सीन भारत में आए, हमारे सक्षम वैज्ञानिकों ने उसको तैयार किया और एक भी वेंटिलेटर यहाँ नहीं बनता था, यहाँ कोई किट नहीं बनता था। आज हम दूसरे देशों को दे रहे हैं, उस मामले में भारत आत्मनिर्भर हुआ है। लेकिन इन चीज़ों की चर्चा और ये सब देश के वैज्ञानिकों ने, देश के तकनीशियनों ने और देश के लोगों ने किया। जिस प्रकार से कोरोना के विरुद्ध कोरोना योद्धाओं ने लड़ाई लड़ी, अपने ऊपर रिस्क लेते हुए लोगों की सेवाएं की। आप देखेंगे मेरे बिहार में ही 40 से ज़्यादा, 50 के आसपास डॉक्टर्स कोरोना से प्रभावित हुए और उनकी जानें चली गईं। बावजूद इसके उन लोगों ने अपनी जिम्मेवारी, अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ी और लोगों की सेवाएं की। चर्चा इस बात पे अधिक होनी चाहिए थी ताकि उनका मनोबल बढ़ता, उनके बीच एक संदेश जाता कि हम लोगों ने अच्छा काम किया। तो लोकसभा ने हम लोगों को अप्रिशिएट किया, लेकिन अफसोस इस बात का है कि इसके पीछे कोई राजनीति नहीं है, इसलिए इसकी चर्चा दब गई, इसकी चर्चा कम हुई। हाँ, पक्ष के लोगों ने, बीजेपी के और पक्ष के लोगों ने उनको शाबाशी ज़रूर दी, लेकिन विपक्ष का भी ये धर्म था कि उनको शाबाशी देते। लेकिन चूंकि किसान आंदोलन के पीछे राजनीति है जी, और उनको अपनी राजनीति चमकानी है जी, इसलिए अधिक चर्चा विपक्ष के लोगों ने किसान आंदोलन की जी। बिल्कुल सुशील जी, मैंने ये बात इसीलिए उठाई है, इसीलिए मैं समझना चाहता हूँ इस बात को, क्योंकि राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण था उसमें तमाम चीज़ों का जिक्र था। केवल किसानों के लिए सरकार कितनी कल्याणकारी योजनाएं चला रही है या शुरू कर रही है उसका तो उल्लेख उसमें था ही, लेकिन भारत कैसे आत्मनिर्भर बन रहा है, भारत ने कैसे कोरोना के खिलाफ जंग लड़ी है, इसका भी विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया था। ऐसी तमाम योजनाओं का जिक्र एक तरह से मैं कहूँ कि सरकार का दर्पण था जो राष्ट्रपति जी का अभिभाषण था। लेकिन विपक्ष की ओर से जो चर्चा देखने को मिल रही है उसका फोकस कहीं ना कहीं किसान आंदोलन अधिक है। कोरोना पे भी कुछ दलों ने चर्चा की है, तमाम और भी पहलू हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल समय छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए लोकसभा टीवी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम लोकमंच, और लोकमंच पे हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पे लोकसभा में चल रही चर्चा की। चर्चा के क्या पहलू हैं और किस दल ने कौन सा मुद्दा उठाया, किस दल के सदस्य ने क्या कहा, उसके क्या मायने हैं, पक्ष ने क्या कहा, विपक्ष ने क्या कहा, उन सब पे हम चर्चा कर रहे हैं, उन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कहने के मायने क्या हैं। मेरे साथ इस समय स्टूडियो मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार मनोज मिश्र जी। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लोकसभा टीवी पर। मनोज जी, 2 दिन से चर्चा चल रही है लोकसभा में, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि तमाम तरह के सवाल इस चर्चा में उठ के आए हैं। सत्ता पक्ष की ओर से
कोरोना के खिलाफ जैसे देश ने लड़ाई लड़ी, आत्मनिर्भर भारत कैसे बन रहा है, इन सब पे भी फोकस रहा। मोदी सरकार किसानों के लिए क्या कर रही है, सत्ता पक्ष के सदस्यों ने यह भी बताया। विपक्ष की ओर से हमें ज्यादातर बातें किसान आंदोलन को लेकर सुनने को मिली। आप कैसे देखते हैं इस चर्चा को? नहीं, राष्ट्रपति ने जो अभिभाषण दिया था जी, उसमें वो सारी बातें थी जो पिछले साल 1.5 साल से केंद्र की सरकार कर रही है, और साथ में समस्याओं का भी जिक्र था। जैसे हम सब मानते हैं कि जब कोरोना आया तो उस समय पूरे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था एकदम चरमराई हुई थी, और जैसे प्रधानमंत्री ने बार बार कहा कि इसको अवसर में बदलें, उसका कितना हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन हम आज इस स्थिति में पहुँचे कि दुनिया के अनेक देशों को हमने पहले खुद जबकि बना नहीं पा रहे थे मास्क किट्स हमने भेजा, और अब दवाई भेजनी शुरू की, टीके भेजे, कई देशों को फ्री में भेजे। तो इसलिए इसको उस ढंग से किया गया। अभिभाषण पर भी जो चर्चा हो रही है उस पर साफ साफ बटा हुआ है। विपक्ष को जो मोदी जी ने अवसर कहा, वो दूसरा अवसर उन्होंने किसान आंदोलन को ले लिया जो 2.5 महीने से चल रहा है। क्यों चल रहा है, बार बार कृषि मंत्री भी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं, और हमारे जैसे कम पढ़े लिखे पत्रकार भी ये कह रहे हैं कि उसमें काला क्या है जी, ये बताया जाए। वो काला नहीं बता पा रहे हैं, वो कह रहे हैं तीनों को वापस लीजिए। और मैं खुद इस बात का समर्थक हूँ कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। मैंने लिखा भी 1-2 जगह है कि अगर इस किसान आंदोलन के बाद अगर सरकार किसी भी प्रकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य को लागू करा पाती है तो ये हमारे देश के किसानों के लिए बड़ी उपलब्धि होगी जी। लेकिन ये आसान टास्क नहीं है, और सरकार भी ये कह रही है कि हम इससे पीछे नहीं हटने के लिए हैं। तो अमूमन भाषणों में यही रहा है, चूँकि विपक्ष को और कोई मुद्दा दिख नहीं रहा है जिसके आधार पर वो मान के चल रहे हैं, और जिस तरह से इसको अंतर्राष्ट्रीय और ये सब छवि देने की मुद्दा बनाया गया किसान आंदोलन को, उसमें विपक्ष को ये लग रहा है। इसीलिए कल बसपा का भी सुनिए, सपा का भी सुनिए, बाकी कांग्रेस के लोग भी, सारे लोग कुल मिला के यही लाइन ले रहे हैं कि जो किसानों की मांगें नहीं मानी जा रही है। 2.5 महीने से इतने लोग मर गए, और मरे अलग कारणों से, और मतलब 11 बार बातचीत हो चुकी है, उसके बाद भी समाधान। लेकिन अपोजिशन सत्ता पक्ष के लोगों ने बार बार इसी बात को दोहराया कि कैसे हम लोगों ने 1 साल कोरोना लड़ाई लड़ी। एक आम धारणा बन गई थी कि जो आर्थिक हालत है इस कोरोना के चलते शून्य हो जाएगा, देश बदहाली में हो जाएगा। एक तो प्रधानमंत्री ने भी धन्यवाद दिया, भाजपा सरकार ने भी, और हम सभी इस देश के किसानों को धन्यवाद देते हैं कि अन्न की कमी नहीं हो पाई जी, उत्पादन होता रहा। और दूसरी तरफ जैसे कोरोना की रफ्तार घटी, देश ने फिर वापस उद्योग धंधे सब पर प्रयास किया, तो परिणाम ये हुआ कि शेयर मार्केट में भी उछाल आ गया, बाकी चीज़ें भी सामान्य होने लगी जी, और बजट में भी। आइए मनोज जी सुनते हैं कि अभिभाषण में की चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी जी ने क्या कहा। कि दुश्मनी लाख करो पर इतनी गुंजाइश रखो, दुश्मनी लाख करो पर इतनी गुंजाइश रखो कि कल जब हम फिर दोस्त बने तो शर्मिंदगी ना हो। तो अभी आदरणीय अध्यक्ष जी, I would also like to remind this house of a name, and actually today I dedicate my speech to a doctor called Li Wenliang, जिसको सब लोग भूल चुके हैं। और मुझे ताज्जुब है कि इस हाउस के अंदर जब इतना सीरियस डिस्कशन हो रहा है तो किसी भी मेरे मित्र ने ली वेन लियांग का नाम तक नहीं लिया। 7 फरवरी 2020 को इस डॉक्टर की मृत्यु हुई। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व वुहान वायरस की दिक्कतों से जूझ रहा है। आज न केवल भारत को बल्कि पूरी दुनिया को चिंता ये होनी चाहिए कि जिस जगह पर ये वायरस पैदा हुआ, जिसके कारण ये वायरस चारों तरफ फैला, जिस चीज़ को हमें डिस्कस करना चाहिए वो डिस्कस नहीं करते हुए हम भारत देश के कोने में एक छोटे से राज्य के मुट्ठी भर लोग जो कि आड़ती हैं, या वो अमीर लोग हैं जो अपने पैर मसाज करने के लिए मैसूर रखते हैं या मशीन्स लगाते हैं या पिज्ज़ा पार्टी करते हैं, उनको हम डिस्कस कर रहे हैं।
सबसे हैरानी की बात है अध्यक्ष जी कि ऐसे समय पर जब दुनिया इस महामारी से बाहर भी नहीं निकल पाया, the world is discussing what the farmers in India, whereas farmers in India till last year were committing suicide, and to avert that these laws have been brought, and shameful on the part of that party and the opposition who are playing with the lives. तो आपने सुना मीनाक्षी लेखी जी को, वो ये बात कह रही थी कि चर्चा में तमाम विषयों पर चर्चा हो, लेकिन केवल बात किसान आंदोलन पे ही विपक्ष करे, ये भी उचित नहीं है, ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि कोरोना को लेकर इस देश ने जो जंग लड़ी है, दुनिया ने जो जंग लड़ी है, वो भी खासी महत्वपूर्ण है। मनोज जी, अगर बात की जाए किसान आंदोलन की ही बात मैं करूं, तो इसको लेकर तमाम तरह विपक्ष की ओर से सवाल उठाए गए हैं। विपक्ष ने कहा कि सरकार ने बातचीत नहीं की, सरकार ने भरोसे में ले लिया किसानों को, सरकार सही से रास्ता निकालना नहीं चाहती है। आप कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों को? क्योंकि हमने राज्यसभा में देखा, प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि किसानों से बातचीत के रास्ते पहले भी खुले थे, आगे भी खुले हैं, जब चाहे तब बात कर सकते हैं। आप कैसे देखते हैं? मेरे हिसाब से तो जितना लिबरल होना चाहिए उससे ज़्यादा लिबरल सरकार बनी है, क्योंकि जिस दिन राकेश टिकैत रोए उस दिन उनके पास 20 लोग नहीं बैठे हुए थे और वहाँ 2000 पुलिस वाले खड़े थे। अगर वो चाहते तो 1 मिनट में आंदोलन खत्म हो जाता। लेकिन मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री और देश की सरकार या योगी आदित्यनाथ जी की उत्तर प्रदेश सरकार को ये लगा होगा कि किसान अपने हैं, इनके साथ कोई जाति न की जाए। अब तो वो 3 किसान कानून जो हैं वो गीता और कुरान की जैसे लोगों की ज़बान पर याद हो गए हैं। इतनी बार उसकी चर्चा हम लोगों ने भी की है और लिखी पढ़ी है। उसमें जो जिस बात पर विवाद, पहला जो कानून है जिसमें ये है कि मंडी के अलावा भी आप बेच सकते हैं, मैं आपके चैनल पर भी पहले कहा था और फिर से दोहरा रहा हूँ कि राकेश टिकैत के पिता चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने जो आंदोलन शुरू की थी, मैं तब से उसकी खबरें लिखता हूँ। और वो आंदोलन अन्य विषयों पर तो था ही, करमुखेड़ी में गोली चली, 2 किसान मारे गए, लेकिन मुख्य आंदोलन इसी बात का था कि जब बाकी लोगों को अपनी चीज़ें बेचने की आज़ादी देश में कहीं भी है, तो हमें अपने फसल को बेचने की आज़ादी क्यों नहीं है? जी, हम जहाँ चाहें, जहाँ दाम मिलेगा वहाँ बेचेंगे। यही राकेश टिकैत ने, ये नाम लेके मैं कह रहा हूँ, जब ये आंदोलन शुरू हुआ उससे पहले इन्होंने इस बात की तहकीकात की थी। आज ये क्यों छटपटाहट है? भाई हम क्यों बंधेंगे किसी मंडी में जाके अपना अनाज बेचने के लिए? प्रधानमंत्री ने पहले भी कहा, आज भी कहा, और जो प्रधानमंत्री के कहने के बाद कृषि मंत्री और सुशील जी अपने स्टूडियो में या बाकी किसी सांसद की बात को तो गौण हो जाना चाहिए कि न मंडियाँ ख़त्म हो रही हैं और न होंगी, तो फिर इस पर विवाद होने का कोई मतलब नहीं। और किसान अपना अनाज कहाँ बेचे? अगर उसको सहूलियत है कि हरियाणा का किसान और उत्तर प्रदेश में आके अनाज बेचे या पंजाब बेचे, तो उस पर क्यों पाबंदी लगनी चाहिए? और ये तो मांग वर्षों से रही है। उसी तरह आप कोऑपरेटिव फार्मिंग 100 साल से हम सब की जानकारी में है, 100 साल से भी ज़्यादा हो गया। असम में चाय बागान की जो खेती काम जो होता है, टाटा का सबसे बड़ा कारोबार है वहाँ, वो सारी कोऑपरेटिव फार्मिंग है। कहाँ आज तक की शिकायत आई कि 1 इंच ज़मीन किसी की टाटा ने ले ली? पूरा जो दूध का व्यवसाय है पूरे देश में, पराग हो चाहे अपना दिल्ली में मदर डेयरी हो, सारा कोऑपरेटिव है। कहाँ किसी ने, एक जिसके पास भैंस होती थी उसने 4 खरीद ली। भाई आपके पास अगर कागज रहेगा तो छीन कैसे कोई और लेगा? इसलिए इसको जबरन मुद्दा बनाया गया है और ये एक ऐसा दुखती रग सरकार की पकड़ ली। चूंकि किसान है, उस पर किसान आंदोलन पर सरकार कोई जाति कर नहीं सकती, इसलिए जिस बात को जो सत्य नहीं है उसको भी जबरदस्ती जामा पहना के और मुद्दा बनाओ इस तरह से कि साहब किसानों पर इस देश में बड़ा अन्याय हो रहा है, होने की आशंका है। जैसे सीएए का आपने देखा था कि सीएए के बाद साहब वो नागरिकता खत्म कर देंगे अगला कानून लाके, जी, उसी तरह से आगे चल के ये किसानों की खेत ले लेंगे, जमीन चली जाएगी, जमीन चली जाएगी। जी, इस तरह की एक मुद्दा किसान जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने उठाया है। बार बार ये बात सुनने को मिली, जो चर्चा हुई 2 दिन सोमवार और मंगलवार को विपक्ष की ओर से कि अगर किसान चाहते हैं तो उनसे बात कर लीजिए, उनकी बात मान लीजिए। कुछ ने तो कहा बिल भी वापस ले लीजिए, हम तो पहले ही कह रहे थे कि ये बिल जल्दबाजी में लाया जा रहा। इस तरह के मुद्दे भी उठ के आए। सुशील जी, आपका क्या कहना है इन मुद्दों पर? देखिए, अभी मनोज जी ने भी कहा, सरकार तो किसानों के प्रति बहुत ही नरम है, बहुत ही लिबरल है, और सरकार ने अभी तक 11 बार बात की।
सरकार ने भी बातचीत के लिए निमंत्रण दिया, न्योता दिया। किसान जब चाहे तब बात की, लेकिन मैं अपने किसान भाइयों से कहना चाहूँगा, किसान अपने हैं और मैं भी एक किसान हूँ, कि वो किसी का मोहरा ना बने। वो अपनी बात अपने तरीके से, उनको जो शंका लगती है, वो इसमें जो सुधार या संशोधन चाहते हैं वो सरकार से करें जी। लेकिन वो विपक्ष की राजनीति का मोहरा ना बने, ये मैं अपने किसान भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ। और जिस प्रकार से सरकार ने अब बहुत ही लचीला, अब बहुत ही नरम रवैया अख्तियार किया है। हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत संजीदगी से राज्यसभा में कहा कि मैं ऐसा दावा नहीं करता कि हमने जो किया है या हमारी जो सोच है वो अंतिम है, इससे अच्छा इसके आगे कोई सोच ही नहीं सकता। इसका मतलब साफ संकेत है कि किसान भाई को लगता है कि इसमें अगर कोई कमी है तो बताएं। हमारे माननीय कृषि मंत्री जी ने भी कहा कि इसमें गलत क्या है, इसमें काला क्या है। काला कानून जब विपक्ष के लोग कह रहे हैं तो बताइए कि इसमें काला क्या है, लेकिन इसका कोई जवाब, कोई उत्तर विपक्ष की तरफ से नहीं आता। केवल यही आता है, एक जिद है कि बस इस तीनों कानून को ख़त्म करो। कल भी मैं कांग्रेस के एक सांसद को सुन रहा था लोकसभा में, और उनको चिंता किसानों की नहीं थी, उनको चिंता पंजाब सरकार के द्वारा मंडियों के माध्यम से दो तरह के जो कर वसूले जा रहे हैं, एक 2.5% है और एक 6% है। तो उनको चिंता इनकी थी कि मंडियों से जो कर वसूला जा रहा है, पंजाब सरकार वसूल रही है, ये नहीं वसूल पाएंगे। उनको चिंता किसानों की नहीं थी, बल्कि प्रशंसा करनी चाहिए था कि किसान को आज़ादी मिली है कि वो अपनी उपज जहाँ चाहें, जिस भाव में चाहें, जहाँ उनको भाव अधिक मिले, जहाँ उनको सुविधा अच्छी मिले, वहाँ वो बेचें। जहाँ इनको इस बात का समर्थन करना चाहिए था, यदि वो किसानों के शुभचिंतक, हितचिंतक हैं तो, लेकिन उल्टा, क्योंकि उनको लगता है कि किसान इस देश का सबसे बड़ा वर्ग है संख्या के मामले में, और सबको किसानों की चिंता होती है। किसानों का रोना तो सबको ही रोता है, लेकिन जब वास्तविकता में किसानों की आय को बढ़ाने के लिए, दुगना करने के लिए मोदी जी की सरकार ने काम करना शुरू किया और आगे बढ़े, तो उन लोगों को लगा कि हम लोगों की जो राजनीति की ज़मीन है वो खिसकती जा रही है जी। फिर राजनीति किस आधार पे करेंगे? इसलिए सरकार को घेरो, सरकार को बदनाम करो, और भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। कोई ये नहीं कह रहा है कि इस कानून में गलत क्या है, ज़मीन छिन जाएगी। ज़मीन कभी नहीं छीनने वाली। हमारे प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में ऑन रिकॉर्ड कहा, और ये कहा कि मैं राज्यसभा के अंदर, इस सदन के अंदर बोल रहा हूँ। सदन के अंदर बोलने का एक महत्व होता है, वो भी प्रधानमंत्री का, वो सारा कुछ ऑन रिकॉर्ड होता है कि एमएसपी था, है और रहेगा। जी जी, उन्होंने मंडियों की बात भी कही कि मंडियों को और शक्तिशाली सरकार बनाएगी। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद फारूक अब्दुल्ला जी ने भी बहुत कुछ कहा संसद में। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। शुक्र यह है कि हमारा नंबर उन मुल्कों से कम है, अमेरिका हो, बरतानिया हो, बाकी मुल्क हैं, उनसे कम है, मगर तब भी हमारे यहाँ भी मौतें बहुत हुई हैं। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, हमारे मुल्क में अभी मेडिकल सर्विसेज इतनी अच्छी नहीं है कि हमारे विलेजेस में ये पता लगे कि वो मरा किस तरह से है, मगर फिर भी वैक्सीन आ गया है, जिसके लिए मैं मुबारक करता हूँ पूना वालों को जिन्होंने ये नई वैक्सीन लाई है। मगर इस वैक्सीन को अभी भारत में देना बहुत ज़रूरी है, और अभी भी बहुत कम लोगों को ये वैक्सीन मिल रहा है। एक तो ये है, दूसरा इसकी तरफ ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वैक्सीन लगे कि लोग बच सकें इस बीमारी से, जो बहुत सख्त बीमारी है। साथ साथ ये भी गुजारिश करूँगा कि जो नुकसान हुआ है, एक तो लॉकडाउन से, फिर कोरोना वायरस के 1 साल जो ये लगा है, इस नुकसान को पूरा करना मरकज़ की ज़रूरत है। इन्हें ख़ासकर मेरी रियासत में जो हमारे टूरिज़म सेक्टर को नुकसान हुआ है, इंडस्ट्री को नुकसान हुआ है, दुकानदारों को नुकसान हुआ है, हर तरफ से इतनी गरीबी फैल गई है कि मैं बयान नहीं कर सकता।
और जो वादे किए गए थे कि 50,000 नौकर लगेंगे, एक भी नहीं उनमें से लगा है। साथ साथ मैं आपसे ये कहूँ, जहाँ मैंने वैक्सीन की बात की कि इसको जल्दी से बनाना चाहिए, उसके साथ साथ मैं ये भी गुजारिश करूँ कि हमारे यहाँ हवाई जहाज़ है। पहले तो सड़क का ये हाल है नेशनल हाईवे का कि वो एक बारिश पड़ जाती है तो वो सड़क जो है गायब हो जाती है, और अभी जब हुआ तो उसमें देखिए कि पूरा पहाड़ नीचे आ गया और पुल भी ले गया। वो तो शुक्र है कि फ़ौज ने फ़ौरन वहाँ पे बेली ब्रिज लगाया तो उससे कुछ वो चलने लगा, मगर उस सड़क की हालत बेहद ख़राब है। अभी पार्लियामेंट्री डेलीगेशन भी वहाँ गया था, उन्होंने भी लोगों से बात की है और उन्होंने उनको अपनी सारी तकलीफ़ें बता दी। जहाँ वो रोड की हालत ऐसी है, दूसरा हवाई अड्डे की भी हालत ऐसी है कि हमसे वादा किया गया था कि क्योंकि हम एक पहाड़ों से घिरे हुए हैं और मौसम बहुत ख़राब होता है वहाँ पे, इसके लिए हमें कुछ उस एयरपोर्ट को बढ़ाने के लिए वहाँ पे कैट 1 है और हम कैट 2 का इंतज़ार कर रहे हैं, जिससे कि वो डिस्टेंस ऑफ लैंडिंग जो है वो कम हो जाए तो वो जहाज़ आ सकेंगे। वही एक रास्ता है हमारे लिए बाहर निकलने का। ख़ासकर इस फारूक अब्दुल्ला साहब ने बहुत सी बातें उठाईं और उन बातों में बात जम्मू कश्मीर की भी शामिल थी। उन्होंने बात कही, 370 की बात भी उन्होंने उठाई। उन्होंने ये भी कहा कि किस तरह से राज्य का बंटवारा कर दिया गया, उस पर भी उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने ये भी कहा कि राम सबके हैं, राम विश्व के हैं। बहुत अच्छी अच्छी बातें उन्होंने अपने भाषण में कहीं। मनोज जी, अगर पूरा सार में देखूं फारूक अब्दुल्ला साहब का, उसमें कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के विकास को लेकर उनकी पीड़ा दिखती है। तो हमें अनुच्छेद 370 जिस तरह से हटा, उसके बाद जो कुछ घटा उसको भी उन्होंने बार बार अपने भाषण में उसका जिक्र किया। उन्होंने राज्य के बंटवारे की बात भी उठाई और उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का कहीं ना कहीं विकास जो हुआ है उसको नुकसान हुआ है। आप कैसे देखते हैं इसको? नहीं, असल में हर राज्य की अपनी समस्या है जी। जम्मू कश्मीर राज्य एक दुरूह राज्य है पहाड़ के नाम पर। हिमाचल भी है, उत्तराखंड में भी है, ये स्थिति है। अपने जो कई राज्य हैं जो नॉर्थ ईस्ट के भी हैं, और यही कारण था कि जो राज्य का विभाजन जो किया गया उसके पीछे भी यही तर्क था। क्योंकि इस चक्कर में सारा विकास जो है वो कुछ ही इलाकों में रह जाता था और लद्दाख का जो बहुत बड़ा इलाका है वो छूट जाता था, उसको एक केंद्र शासित प्रदेश बना के। और लद्दाख जी अपने सामयिक दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण इलाका है, क्योंकि पूरे चीन और पाकिस्तान के लिए नज़रों पर है वो, तो इसलिए उसको किया गया। जाहिर तौर से जब से 370 हटा है तब से राज्य का विकास जो हुआ है, और अपने कई साथी भी वहाँ गए और उन लोगों ने भी काफ़ी सराहना की और लिखा गया है। जो मूल समस्या वहाँ की है आतंकवाद, उसमें भी कमी आई है, ऐसा संयोग से माना जा रहा है। बार बार जैसे कश्मीर और लद्दाख के लोगों को ये शिकायत होती थी कि भाई हमें क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है, हमारे यहाँ तो कोई वैसा आतंकवाद है भी नहीं। जी। और घाटी के लोगों की अपनी अलग समस्याएं थी, जो फारूक साहब कह रहे हैं कि मान लीजिए पुल टूट गई, दुरूह इलाके हैं, वहाँ डेवलपमेंट का काम हो। जाहिर तौर से इस विभाजन से निश्चित रूप से प्रगति हुई है और प्रगति होगी। शुरू में जरूर नाराज़गी फारूक साहब लोगों को थी कि भाई इन लोगों का वहाँ साम्राज्य था, 2 ही 3 पार्टियों का राज्य था, हम अपने लोग भी कहते थे, और जो 370 के खिलाफ जो लोग आंदोलन चलाते थे उनकी शुरू से भी ये था कि कुछ ही परिवारों का वहाँ राज्य कायम हो पाया है। आम आदमी विकास की दौड़ में काफ़ी पीछे रह गया है, और जब तक वहाँ के लोग बाकी भारत के लोगों के साथ हिल मिल नहीं जाएंगे, मुझे नहीं लग रहा है कि जो आशंका थी कि साहब वहाँ ज़मीन खरीदने छूट हो जाएगी तो सारे हिंदुस्तान के लोग जाके और पूरी घाटी को खरीद लेंगे, ऐसी किसी को न ज़रूरत है, न मुझे नहीं लग रहा है कोई व्यवसाय का अवसर है। तो इसलिए ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। फारूक साहब की चिंता लाजिम है, होनी भी चाहिए, और कई डेवलपमेंट के काम, कई दूर अभी जो अटल टनल बना उससे कितनी आसान हो गई ट्रैफिक, आने जाने वालों की सहूलियत। बहुत सारे काम इस सरकार ने, केंद्र सरकार ने, और वहाँ मनोज सिन्हा जो उपराज्यपाल होके गए हैं उसके बाद काफ़ी काम वहाँ हुए हैं और हो रहे हैं। मुझे लग रहा है फारूक साहब को भी थोड़े दिन बाद, जैसे अभी चुनाव हुए वो स्थानीय निकाय के, तो उसके नतीजे आए हैं, तो उन सब से भी थोड़े ये लोग सेटबैक इन लोगों को लगा होगा। थोड़े समय और लगेंगे इस सत्य को स्वीकारने में,
जी। जी। सुशील जी, फारूक साहब का आपने भी भाषण सुना होगा। उन्होंने तमाम बातें अपने स्पीचेस में कही है। स्पीच में राम का जिक्र उन्होंने किया है, 370 की बात उन्होंने कही है, राज्य का जो पुनर्गठन हुआ उसको लेकर भी उन्होंने अपनी बात कही। आप कैसे देखते हैं, खासतौर से जम्मू कश्मीर की जब हम समस्याओं की बात करते हैं? फारूक साहब ने जो कुछ भी कहा है उसको दो तरीके से मैं लेता हूँ। जी। एक तो उन्होंने जो अच्छी अच्छी बातें कही हैं उनका समर्थन भी मैं कर रहा हूँ और उसकी प्रशंसा भी मैं करता हूँ। दूसरी तरफ उन्होंने 370 के विषय में जो कहा है और कश्मीर के विकास के लिए जो वहाँ अलग गठन हुआ है, इसकी जो उन्होंने चिंता की है, उनकी चिंता अपने राजनीति की है और वो एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, वरिष्ठ नेता हैं, तो निश्चित रूप से स्वाभाविक तौर पे उन्हें अपने राजनीति की चिंता, क्योंकि वहाँ यही होता था कि बस दो ही परिवारों के बीच में जम्मू कश्मीर की राजनीति सिमटी हुई है, कभी ये कभी वो। आज मोदी जी की सरकार ने जो निर्णय लिया वो कश्मीर के व्यापक हित में है, कश्मीर के विकास के लिए है। कश्मीर में तेज़ गति से आज विकास हो रहा है और अब विकास गांव और सुदूर घाटियों तक पहुंच रहा है। अभी आपने देखा कि वहां जो चुनाव हुए पंचायत के, इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया, अपने मताधिकार का उपयोग किया। तो इसका मतलब यह है कि लोगों का समर्थन सरकार, केंद्र सरकार की नीतियों का और केंद्र सरकार के निर्णयों को मिल रहा है। जी। दूसरी तरफ आतंकवाद में बहुत कमी आई है। तो अब मुझे लगता है कि प्राकृतिक रूप से छोड़ दे तो बाकी चीज़ों में, राजनीतिक सामाजिक रूप में जो एक अलग राज्य, एक समस्याग्रस्त राज्य, आतंकवाद का बोलबाला, इस तरह से एक राज्य के रूप में जम्मू कश्मीर की गिनती थी, वो एक भारत के सामान्य राज्य के रूप में वो धीरे धीरे आता दिख रहा है। वहाँ भी उसी तरह से विकास होंगे जैसे देश के दूसरे हिस्सों में विकास हो रहा है। तो ये, लेकिन चिंता फारूक साहब की यह है कि जब ये सब होने लग रहा है, जब विकास होगा तो फिर हमारी राजनीति को नुकसान होगा। तो उनके भाषण में, उनके संबोधन में ये चीज़ें झलकती हैं। जी जी, बिल्कुल। जब राज्यों की बात होती है तो राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में धन्यवाद प्रस्ताव पर जो चर्चा चल रही है उसमें देखने को मिला जितने भी लगभग क्षेत्रीय दल हैं उन्होंने अपने अपने राज्यों की बात भी की, और करना भी चाहिए क्योंकि राज्य से चुन के आते हैं, उनकी पार्टी राज्यों में शासन में भी है कहीं कहीं, इसलिए जो राज्यों के मुद्दे उठे उसकी राजनीति की झलक भी इस अभिभाषण पे जो धन्यवाद प्रस्ताव पे चर्चा हो रही है उसमें देखने को मिली। और इसमें पश्चिम बंगाल का कहीं ना कहीं असर देखने को मिला क्योंकि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। सुशील कुमार सिंह जी, पश्चिम बंगाल की राजनीति का असर देखने को मिलना अभी से शुरू हो गया। अधीर रंजन साहब ने तमाम सवाल उठाए रविन्द्रनाथ टैगोर जी को लेकर, आपकी पार्टी क्या कह रही है, क्या कर रही है, उसको लेकर उन्होंने सवाल उठाए। गृह मंत्री अमित शाह जी ने उसका जवाब भी दिया। टीएमसी के सांसद सौगत राय साहब ने सवाल उठाए। इस तरह का एक दृश्य देखने को चर्चा में मिला। पश्चिम बंगाल की राजनीति को आप कैसे देखते हैं, खासतौर से जो अधीर रंजन जी ने आरोप लगाए थे उसको? अधीर रंजन जी ने जो आरोप लगाए वो आरोप तथ्यहीन और गलत थे। जी। अगले दिन माननीय गृह मंत्री जी ने तथ्यों के साथ, पूरी प्रामाणिकता के साथ, चित्र के साथ, तथ्य के साथ उसको गलत साबित किया और लोकसभा के माध्यम से देश ने यह जाना कि अधीर रंजन जी का लगाया हुआ आरोप बिल्कुल गलत था। और लोकसभा के अंदर किसी नेता को बाहर कुछ बोल दें, उल्टा पुल्टा राजनीतिक आरोप लगा दे, गलत सही वो चलता है, लेकिन जब आप पार्लियामेंट के अंदर बोलते हैं तो पूरी प्रामाणिकता के साथ तथ्य को और सच्चाई को रखना चाहिए। इस तरह से अनर्गल आरोप, तथ्यहीन आरोप, झूठे आरोप नहीं लगाना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। क्योंकि वो एक वरिष्ठ सांसद हैं और कांग्रेस के संसदीय पार्टी के नेता भी हैं। तो ये जो हुआ वो बिल्कुल गलत हुआ। दूसरी तरफ बंगाल की बात जब मैं करूँ, जो बंगाल के विषय में आपने कहा, बंगाल से जो भी सांसद हैं सब लोगों ने, चूँकि बंगाल में अभी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, सब ने उस पर केंद्रित करते हुए अपनी बातों को लोकसभा में रखा।
लेकिन मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि बंगाल की सरकार ने, वहाँ की मुख्यमंत्री ममता दीदी ने बंगाल के लोगों के साथ, बंगाल के गरीबों के साथ, बंगाल के किसानों के साथ जो कुछ भी अन्याय किया, उनके हक को छीना, उनको केंद्र सरकार से मिलने वाली सुविधा को नहीं दिया, तो किस आधार पर वो राजनीति करना चाहती हैं? जो मतदाता हैं, जो वोटर हैं, उनको किसी ने कोई सुविधा दी? भारत सरकार ने सुविधा दी। बंगाल में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लागू नहीं है। अगर बंगाल के किसी किसान के खाते में 6,000 रुपया गया होता तो इसमें दीदी का क्या नुकसान था? जी। बंगाल में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं है, जो किसी गरीब को सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए इलाज की सुविधा, इससे दीदी का क्या नुकसान होता? एक बात और कहना चाहूँगा कि भारत सरकार का कोई कार्यक्रम जो जनहित का है, गरीबों के कल्याण के लिए है, किसानों की मदद के लिए है, अगर राज्यों में लागू नहीं हो, जैसे बंगाल में दीदी ने कई योजनाओं को लागू नहीं किया, तो भारत सरकार की कोई योजना किसी राज्य में लागू नहीं हो तो क्या पाकिस्तान में लागू होगी? जी। या पाकिस्तान सरकार कोई कानून बनाए वो बंगाल में लागू होगा? जी। मैं दीदी से आपके मंच के माध्यम से ये सवाल करना चाहता हूँ। जी। बंगाल भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है। बंगाल पूरब की तरफ से भारत का एक सीमावर्ती राज्य भी है। बंगाल, हम लोगों के संस्कृति के मामले में भी बंगाल बहुत रिच है, तो बंगाल को हम लोग उस नज़रिए से देखते हैं। भारत सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने सबके लिए, क्योंकि मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, तो ऐसा तो वो कर नहीं सकते कि जहाँ बीजेपी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का शासन है, वहीं कोई लाभ की योजना चले, और जहाँ कम्युनिस्ट की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, टीएमसी की सरकार है, वहाँ लागू ना हो। लेकिन वहाँ की सरकार, आप अपनी तरफ से और कुछ देना चाहते हो अपने राज्य के लोगों को तो दीजिए, उसका स्वागत है जी। लेकिन भारत सरकार ने जो दिया, मोदी सरकार ने जो दिया, वो तो अपनी जनता को आप मुहैया कराना चाहिए था जी। लेकिन यह जो नहीं हुआ, ये बहुत ही आपत्तिजनक है, और इसके पीछे राजनीति के सिवा कुछ भी नहीं है। और ये राजनीति भी नहीं है, ये स्वच्छ राजनीति भी नहीं है, ये स्वस्थ राजनीति भी नहीं है, ये नकारात्मक राजनीति है, ये नेगेटिव पॉलिटिक्स है। जी। मनोज जी, चर्चा में खासतौर से पश्चिम बंगाल के जो नेता थे, जो सांसद थे, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को लेकर पक्ष और विपक्ष की तरफ से भी आरोप प्रत्यारोप देखने को मिले। कांग्रेस ने कहा बीजेपी के नेताओं से कि आप जाते हैं तो जान के जाए रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। सौगत दा ने भी इस तरह का सवाल उठाया। आप कैसे देखते हैं? क्योंकि योजनाओं को लेकर जो बीजेपी के सांसद थे पश्चिम बंगाल के, उनका कहना यह था कि जो केंद्र सरकार की अच्छी योजनाएं हैं, ममता बनर्जी ने उनको भी लागू पश्चिम बंगाल में नहीं किया है। पश्चिम बंगाल की जनता को जो केंद्र सरकार की योजना है उनसे वंचित रखा है। इसको आप कैसे देखते हैं? असल में मैं थोड़ा सा इतर इसलिए कह रहा हूँ कि ममता बनर्जी जो बंगाल में शासन में आई, वो एग्रेसिव राजनीति करके आई, और उनको ये आसानी से बर्दाश्त नहीं है कि ठीक उसी तरह की राजनीति करके कोई हमें यहाँ से कुर्सी से उठाए। अब जब भाजपा के लोग वहाँ गए और वो वहाँ चुनाव लड़के लोकसभा में और बाकी जगह, इनको लगा कि ये तो ठीक वही रिपीट हो रहा है जो मैंने कम्युनिस्टों लोगों के साथ किया, थोड़े दिन में मेरी विदाई होगी। तो अब कुछ नहीं मिल रहा है तो ज़बरदस्ती। भाई रविन्द्रनाथ टैगोर ठीक है बंगाल के थे, लेकिन वो देश के थे, दुनिया के थे, सारे देश उनका सम्मान करता है। और जैसा अभी माननीय सांसद जी ने कहा कि वो अमित शाह जी ने संसद में सब प्रमाण प्रस्तुत किया, भाई एक जबरदस्ती का आरोप था, उसका कोई लेना ही देना नहीं जी। अगर मान लीजिए उस कुर्सी पर बैठ भी गए तो कौन सा ऐसा पाप हो गया? बैठे ही नहीं। और वो बात निकल के आगे कि नेहरू जी और वो राजीव गांधी जी चाय पिए थे बैठे। तो सवाल, अगर मान लीजिए, मेरा कहने का मतलब है कि हम गांधी जी के आश्रम में गए, साबरमती या सेवाग्राम, और वहाँ जाके जहाँ वो कुटिया में बैठते, गांधी जी सोते थे, वहाँ जाके हम बैठ गए, तो इसमें कौन सा अनर्थ हो जाएगा? लेकिन खैर वो हुआ ही नहीं, झूठी बातें की गई। उसी तरह से बहुत सारी चीज़ें जो बंगाल को उन्होंने अपनी अस्मिता, अरे वो अस्मिता महर्षि अरविंद बंगाल के थे भाई, वो तो दुनिया के थे, देश के थे। स्वामी विवेकानंद बंगाल के थे क्या? अरे वो तो पूरी दुनिया के थे। आप जबरदस्ती रविन्द्रनाथ टैगोर को आप एक दायरे में बांध रहे हैं। जैसा अभी सुशील जी ने कहा कि भाई बंगाल की जो समृद्ध संस्कृति रही है, उसका पूरा देश को गर्व है,
भाई बंगाली, आज दिल्ली राजधानी बनी 100 साल पहले, इससे पहले तो बंगाली देश का नेतृत्व करता था। और तमाम नेता, श्रृंखला बनी हुई है। हम यहाँ गिनाना शुरू करें तो आधे घंटे, नाम न पूरे हो पाए, इतने नाम मुझे याद होंगे कि जो बंगाल के नेता दुनिया में, देश में अपने की प्रतिष्ठा दिलवाई देश की। आप जबरदस्ती उसको एक खांचे में बांध रहे हैं। वो इसलिए कि कुल मिलके उनको ये भय हो गया है कि बिना स्थानीय चुनाव हुए केंद्र की चुनाव के नाम पर अगर इतने एमपी ये जिता लेंगे तो जो स्थानीय मुद्दा होगा, जैसे अभी विषय ये उठा रहे हैं कि भारत सरकार की योजनाएं अपना ही लेके, जो ये बात है भाई 6,000 रुपये किसी अकाउंट में चला जाएगा तो उसमें आपका क्या चला जाएगा? अगर आपको आयुष्मान भारत योजना के चलते आपका इलाज 5 लाख रुपए तक फ्री हो जाएगा तो इसमें आपका क्या? इस तरह की बहुत सारी योजनाएं, बल्कि बढ़ चढ़ के लेना चाहिए था जी, और दबाव बनाना चाहिए था कि साहब हम विपक्ष में हैं तो हमें आप ज़्यादा दें, हम पीड़ित हैं। बहुत सारे इलाके, चूँकि मैं भी बहुत सारे इलाकों से वाकिफ़ हूँ, जो पुरुलिया से लेके आसनसोल, अब जो निचले इलाके, जो आदिवासी इलाके हैं, तो उन इलाकों की स्थिति बिहार और झारखंड से बुरी है। भाई आप डेवलपमेंट की बात करो ना, यही मुद्दा उठा के तो आई कि भाई इतने लंबे शासन जो वामपंथियों का था वो नहीं कर पाए बुनियादी काम, तो आप करके दिखाती। और जब नहीं कर पा रही हैं तो करने देना भारत सरकार को जी। आप चुनाव लड़ो, दूसरे मुद्दों पर लड़ो। केवल आप ये जबरदस्ती कि फलना रविन्द्रनाथ टैगोर की कुर्सी पर बैठ गया, वो भी झूठी आरोप, इसका क्या कोई लॉजिक? ये नेहरू जी और राजीव गांधी जी वाला जो बात अमित शाह जी ने कही, वो पूरा मामला था क्या सुशील जी? एक रिपोर्ट के आधार पर माननीय गृह मंत्री जी ने इस बात को कहा है, और उस रिपोर्ट में ये चित्र भी है कि आदरणीय रविन्द्रनाथ टैगोर जी की कुर्सी पे आदरणीय नेहरू जी और राजीव गांधी जी भी बैठे थे जी। बल्कि अमित शाह जी ने ये कहा कि मैं नहीं बैठा था, ये लोग बैठे थे जी। अगर आपको आपत्ति है तो पहले आपको अपनी पार्टी के अंदर इस बात को, मैं देख रहा था फोटो भी प्रस्तुत कर रहे थे, फोटो दिया, फोटो उन्होंने पटल पे रखा, सदन के पटल पे, सोफे पर बैठ के चाय। हाँ, सोफे पर बैठ। सौगत राय जी ने अध्यक्ष जी से, स्पीकर साहब से ये डिमांड किया कि इस फोटो को वो पटल, सदन के पटल पे रखा जाए, तो माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि मैं सदन के पटल पे इसको रख रहा हूँ, और रखा उन्होंने, यानी कि उसमें पूरी प्रामाणिकता के साथ इस बात को कहा और उस फोटो को रखा। तो इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, ये मैं कहना चाह रहा था जी। कुछ खालिस्तान का मुद्दा भी आया सुशील जी, संवाद जब हुआ तो खालिस्तान का इशू भी उभर के आया, अंतर्राष्ट्रीय साजिश है भारत के खिलाफ, इस प्रकार के विषय भी उभर के सामने आए। इस पे आपका कहना क्या है? मैंने पहले ही कहा था, और आपके इस चैनल के माध्यम से अपने किसान भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन किया कि वो अपनी बात करें, अपनी बात कहें। सरकार से उनको जो भी कहना है या मांगना है या शिकायत है या उस कानून में संशोधन चाहते हैं, कोई परिवर्तन चाहते हैं, तो वो बात करें, किसी दूसरे का मोहरा ना बने। और उसी का एक भाग इस खालिस्तान या खालिस्तानियों का इस आंदोलन में प्रवेश भी है, उनकी साजिश भी है। सरकार तो इतना लिबरल है, सरकार तो किसानों के प्रति इतना नरम है कि 26 जनवरी जैसी तारीख को उनको रैली के लिए अनुमति दी, वरना 26 जनवरी के नाम पर सरकार मना कर सकती थी कि आज के दिन हम रैली की इजाज़त नहीं दे सकते हैं। बावजूद इसके सरकार ने उनको जी, लेकिन सरकार यह समझती थी कि ये हमारे किसान भाई हैं, ये उतने ही देशभक्त हैं जितने बाकी सारे लोग हैं, इनके तरफ से राष्ट्र के सम्मान में, राष्ट्रीय झंडे के सम्मान में कहीं कोई गलती या अनचाहा नहीं होगा, जिसका कि खालिस्तानी चूँकि इस आंदोलन में, इस मूवमेंट में प्रवेश कर गए हैं, उनकी साजिश है। और ये साजिश देश के अंदर से ही नहीं, विदेशों से भी हो रही है। सारा कुछ टूल और सारा कुछ टूल किट का मामला सामने आ ही गया है, अब तो कुछ पर्दे में नहीं है। तो ये बड़ा ही आपत्तिजनक है। इसी कारण देश के अंदर पूरे देशवासियों ने इसकी आलोचना की और सब लोगों ने कहा कि ये बहुत गलत हुआ जी। और उसी दिन इस आंदोलन की हवा निकल गई थी और मात्र 20, सारे पंजाब से आने वाले सारे लोग लौट गए थे। मात्र 20-25 लोग थे जब टिकैत साहब बोल रहे थे,
और टिकैत साहब रो रहे थे जी। लेकिन सरकार ने उनको नहीं उठाया। मनोज जी, मैं ये विषय इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि राज्यसभा में भी चर्चा मैंने सुना तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ये मुद्दे उभर के आए। बात चाहे खालिस्तान की हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खालिस्तान के नाम पे पाकिस्तान और दुनिया के दूसरे देशों में जिस तरह की साजिश उभर के सामने आ रही, उसका भी जिक्र माननीय सांसद सदस्यों के संबोधन में कहीं ना कहीं आया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सिख गुरुओं के प्रति जो सम्मान है, उन्होंने राज्यसभा में भी उसका जिक्र किया, क्योंकि लोकसभा में हरसिमरनजीत कौर ने भी इसका उल्लेख किया है। आप इसको कैसे देखते हैं? अंतर्राष्ट्रीय जो साजिश की बात कही जा रही है, किसान आंदोलन और अंतर्राष्ट्रीय साजिश, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये छटपटाहट तो दिख ही रही है ना। मेरा दावा है कि जो लोग आज सांसद वहाँ ये पक्ष में जो आतंकवादी और बाकी चीज़ों पर, ये विदेश से पैसा आने पर जो बोल रहे हैं, उसमें से एक आदमी भी ये साबित कर दे कि इस देश का 1% किसान उस हालत में रहता है जिस हालत में ये लोग बॉर्डर पर रह रहे थे। वही स्विच टेंट लगे हुए हैं, ट्रकों से ग्लव्स और टोपी आ रहे हैं। कितने इस % के देश में जो तीनों टाइम चैन से भोजन करते हैं किसान? और कौन किसान ऐसे होंगे जो 2.5 महीने उनको खेती से फुर्सत है यहाँ के बैठने की? लंबी लंबी गाड़ियाँ, अस्पताल, कहाँ से आ गए पैसे? और खुलेआम, भाई कोई अंधा आदमी हो उसको नहीं दिखेगा? भाई आप, ये मैं और आप नहीं कह रहे हैं, भाई वो खुद झंडा लहरा रहे हैं खालिस्तान का, नारे लगा रहे हैं प्रधानमंत्री के खिलाफ। ट्रैक्टर रैली देखी हमने, जो लुधियाना में तो भिंडरवाला जी का झंडा नजर आया। आप इसके लिए कोई प्रमाण की क्या जरूरत है? और जबरदस्ती ये एक फैशन बन गया है ये कहना कि साहब हमें तो वो अपने को राष्ट्र विरोधी और वो अपने को राष्ट्र समर्थक। अरे भाई, कौन इसका पट्टा किसी के नाम लिखा हुआ है कि आप भी बनो ना राष्ट्रभक्त? लेकिन भिंडरवाले की तस्वीर लगा के अगर आप चलोगे जी, और लाल किला पर जाके आप झंडा लगाओगे, कोई धार्मिक झंडा, तो आपके राष्ट्रभक्ति पर और आपको खालिस्तान से संबंध पर कोई भी जाहिर बात है सवाल तो उठेंगे ही। जब चर्चा होती है, संवाद होता है, तो बहुत से सवाल निकल कर आते हैं। इसलिए राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पे जो धन्यवाद प्रस्ताव पे सोमवार और मंगलवार को लोकसभा में चर्चा हुई, उसके भी अलग अलग तमाम पहलू हैं। राज्य की राजनीति के हिसाब से भी हैं और केंद्र सरकार की जो योजना है उसके लिहाज से भी खासी महत्वपूर्ण चर्चा अब तक रही है। सुशील कुमार सिंह जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मनोज जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो लोकमंच में आज इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।